नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मिश्रा आपका रघुवीर आईएएस अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ देख रहे थे, जिसमें मैं आपको घटना चक्र की हर एक बुक को बहुत ही कंसाइज और क्रिस्प तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट और उसके शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो उसी के सीरीज़ में आज हम जो हैं वो कम्प्लीटली ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। भारत में जो विभिन्न टाइप की नदियाँ हैं और उनकी क्या सहायक नदियाँ हैं और उनका ओरिजिन क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अगर आप कोई भी सजेशन भी चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, या आप अगर और किसी और टॉपिक पे कुछ वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताएं। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ने से पहले जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सारे ट्राइब्स के बारे में, इंडिया के जितने भी ट्राइब्स हैं, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक था लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज से रिलेटेड भी कुछ आते हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें एक्चुअल में हमें पता होनी चाहिए। एक तो जैसे हम जानते हैं कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेज है वो हिंदी है। हिंदी जो है वो इंडिया में लगभग 42% लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हिंदी के बाद जो मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इंडिया में कौन सी है? तो दोस्तों वो है हमारी बंगाली लैंग्वेज, जो वेस्ट बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में चलती है। तो बंगाली जो है हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेज है। अगर हम इनका ऑर्डर देखें तो हिंदी आता है फर्स्ट पे, फिर बंगाली आता है और फिर लास्ट में तेलुगु, थर्ड पे तेलुगु आता है। उसके बाद दोस्तों 6 क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया के जो 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं वो कौन से हैं? क्लासिकल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जो एंसेंट टाइम से चले आ रहे हैं, जिनमें एक सफिशिएंट अमाउंट में लिटरेचर उपलब्ध होता है और उनका एक क्रमिक विकास होता है। ऐसे लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज में रखा जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 6 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज में आइडेंटिफाई किया है। ये यूपीएससी में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है और यूपीपीसीएस में भी एक बार आया है। तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज जो है इंडिया के, वो कौन से हैं? 4 तो साउथ वाले हैं, यानी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। तो TTKM ये 4 हो गए हमारे साउथ के, और प्लस उड़िया है और फिर संस्कृत है। तो ये 6 हमारे लैंग्वेज जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज हैं। इनमें में से जो लेटेस्ट है वो 2014 में उड़िया को असाइन किया गया था क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया का जो लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप है तो वो कौन सा है? ऑब्वियस है वो इंडो आर्यन वाला। इंडो आर्यन का जो ग्रुप है वही इंडिया का लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना ड्रेनेज सिस्टम। भारत में जो विभिन्न प्रकार की नदियाँ होती हैं दोस्तों, इसमें जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके कुछ बेसिक्स को समझ लेते हैं। जैसे हम बार बार देखते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम, तो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जब कोई भी नदी फ्लो करती है तो अपने साथ तो उस नदी के साथ भी कई सारी और नदियाँ चलती रहती हैं जो आके कुछ समय बाद उससे मिल जाती हैं और अपना पानी जो है उस नदी में ही ड्रेन करने लगती हैं। तो हर नदी सिस्टम, तो कोई एक नदी सिंगल नदी नहीं होता है, बल्कि वो एक नदी का तंत्र, एक नदी का एक सिस्टम होता है। तो उस नदी सिस्टम में एक मेन नदी होती है और कई सारी उसकी सहायक नदियाँ होती हैं। तो इन सबको मिला के किसी नदी का ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है। जैसे अगर हम गंगा नदी की बात करें तो जो गंगा नदी तो मेन नदी है, जो एक प्राइमरी नदी, लेकिन गंगा नदी की कई सारी हम देखते हैं ट्रिब्यूटरीज नदी हैं और कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज भी हैं। जैसे हम देखते हैं राम गंगा है, घाघरा है, सरयू नदी है और यमुना नदी है। तो ये सब मिलके गंगा नदी का एक ड्रेनेज बेसिन बनाती हैं। इसी को हम लोग दूसरे नाम से गंगा रिवर बेसिन भी जानते हैं। और दूसरा पॉइंट जो हमें इसमें देखना है, एक तो ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं यानी सहायक नदियाँ क्या होती हैं, और एक डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी विभाजक नदियाँ क्या होती हैं। दोस्तों, कोई नदी जब फ्लो करती है तो उसका एक निश्चित कोर्स होता है, उसका एक निश्चित रास्ता होता है। तो जब कोई दूसरी नदी उसमें आके अपना पानी ड्रेन करती है, उसमें अपना पानी छोड़ती है, तो उस नदी को मेन नदी का सहायक नदी बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। लेकिन अगर मेन नदी जो है वो उसका पानी जो है किसी 2 पार्ट में बढ़ जाता है, मतलब पानी आने के बजाय पानी उसका कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो वहाँ पे वो
उसको फिर उन दोनों नदियों को क्या बोलते हैं, उस मेन नदी का डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। जैसे दोस्तों जो गंगा नदी है, गंगा नदी जब वेस्ट बंगाल में इंटर करती है फरक्का बैराज पे, तो ये 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एक जो मेन गंगा नदी होती है ये तो हमारी चली जाती है बांग्लादेश साइड में, और जो इंडिया में ड्रेन करती है वेस्ट बंगाल के थ्रू, वो हुगली के नाम से जानी जाती है। तो हुगली इसकी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाएगी। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेनेज सिस्टम का इमेज बनाया हुआ है। जैसे हमने जो गंगा रिवर बेसिन है उसका हमने एक इमेज बनाया है। आप देख रहे होंगे कि गंगा रिवर के अगर हम ओरिजिन को समझें तो एक्चुअली जो गंगा नदी है वो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के देवप्रयाग में जब मिलती हैं दोनों नदियाँ, तो उसके बाद उत्तराखंड में इसके बाद की जो नदी होती है उसको गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गंगा जो है वो 2 नदियों के संगम से बनती है। एक है हमारी भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। ये दोनों नदियाँ उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं। उसके बाद जो एक नदी मेन बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गंगा नदी। तो इन दोनों नदियों में जो मेन पानी होता है वो भागीरथी से आता है, और भागीरथी का जो ओरिजिन होता है वही गोमुख होता है। तो इसीलिए गंगा रिवर का जो ओरिजिन बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर में एक छोटा सा पोर्शन होता है जहाँ से पानी निकलता है, गोमुख कहते हैं। तो चाहे गोमुख कहें या गंगोत्री ग्लेशियर कहें, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये इमेज का इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो है मैच करने के लिए बार बार आता रहता है कि ये दोनों नदियाँ आपस में कैसे जुड़ती, मतलब दो नदियाँ आपस में जुड़ के जो है मेन नदी क्या बनाती है। तो जैसे अलकनंदा नदी धौली गंगा से जब मिलती है तो ये कहाँ पे मिलती है, विष्णुप्रयाग में। तो अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है विष्णुप्रयाग में। उसके बाद अलकनंदा नंदलानी से मिलती है जब, तो ये कहाँ पे बनता है, ये नंदप्रयाग में बनता है। तो अलकनंदा और नंदाकिनी मिलके नंदप्रयाग में मिलती हैं। और अलकनंदा और पिंडेर नदी जो है कहाँ पे मिलती है आपस में, कर्णप्रयाग पे मिलती है। और उसके बाद जो मंदाकिनी नदी है वो अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है, रुद्रप्रयाग पे मिलती है। और उसके बाद फिर यही अलकनंदा आगे बढ़ के देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो एक नदी है कॉमन है वो है अलकनंदा नदी। इससे धौली गंगा आके मिलेगी विष्णुप्रयाग में, नंदाकिनी आके मिलेगी नंदप्रयाग में, पिंडेर आके मिलेगी कर्णप्रयाग में, और मंदाकिनी आके मिलेगी रुद्रप्रयाग में, और भागीरथी आके मिलती है देवप्रयाग में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो सिंपली आएगा कि देवप्रयाग किन 2 नदियों के संगम पे है या विष्णुप्रयाग किन 2 नदियों के संगम पे है। तो इसमें जनरली हमें गंगा का तो पता होता है कि भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। उसके बाद कर्णप्रयाग को हम ऐसे याद रख सकते हैं, कर्ण जो है पांडव से रिलेटेड है, तो पिंडेर जो था वो उन्हीं से रिलेटेड शब्द की ओरिजिन है। तो पिंडेर जो है, पिंडेर को हम कर्णप्रयाग से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद नंदप्रयाग तो नंदाकिनी से ऑब्वियस है, और वहाँ पे धौली गंगा और अलकनंदा मिलके विष्णुप्रयाग से है। तो ये इनका कन्फ्लुएंस हमें याद रखना चाहिए कि 1-2 नदियों के मिलने से किस स्थान पे मिलती हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन कि गंगा रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट ड्रेनेज। एंटीसीडेंट ड्रेनेज का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई भी नदी जब अपने रास्ते में आने वाले पहाड़ पर्वत आदि को इरोड और कट करती हुई बहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नदी फ्लो कर रही है और उसके बीच में पहाड़ आ गया तो उसने अपना पूरा कोर्स चेंज करके चली गई, नहीं। वो नदी अगर फ्लो कर रही है, बीच में कोई पहाड़ आ गया तो उसको कट करते हुए, इरोड करते हुए, वहाँ से वैली गार्ड्स ये सब बनाते हुए आगे बढ़ती जाती है। तो ऐसी नदियों को बोला जाता है एंटीसीडेंट रिवर, एंटीसीडेंट ड्रेनेज या रिवर। तो गंगा रिवर इसी का एग्जाम्पल है। हम जानते हैं गंगा रिवर जो है वो हिमालय के लोअर पोर्शन को काटते हुए आती है, गार्ज और वैली बनाते हुए। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार कि एंटीसीडेंट रिवर का एग्जाम्पल क्या है, तो गंगा रिवर है। उसके बाद अगर हम इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर देखें, यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है, अगर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर की बात हो तो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर होती है वो गंगा रिवर है। इसकी जो लंबाई है लगभग 2525 किलोमीटर है, यानी 25 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो उसके साथ यहाँ पे ऑर्डर देख लेते हैं, दूसरी कौन नदियाँ आती हैं जो 2nd, 3rd, 4th पे आती हैं। तो फर्स्ट पे तो हमारी गंगा नदी हो गई जो इंडिया की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद गोदावरी नदी हो जाती है, फिर नर्मदा नदी हो जाती है, फिर महानदी। तो ये इनके इंडिया में जो नदियाँ उनकी लंबाई का ऑर्डर है, गंगा, गोदावरी, नर्मदा एंड महानदी। ये 4 टॉप मोस्ट लेंथ वाली नदियाँ हैं।
उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं, पद्मा नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर हम शब्द की ओरिजिन पे जाएं तो एक्चुअली ये बना है पादमा, और पाद का मतलब होता है फूट या पैर। तो गंगा माँ का जो फूट है वो कहाँ पे, बांग्लादेश में, तो उसके आधार पे इसका नाम क्या पड़ा है, पद्मा पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन घटना चक्र में दिया था तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है और आगे भी एक क्वेश्चन आएगा कि वैसे तो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन था कि इंडिया का जो फर्स्ट जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे बना था। तो वो तो हमारा गंगा नदी पे बना था, गंगा नदी पे बना था। किस 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 राज्य में बना था, तो बिहार के पटना में बना था। भागलपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पे इंडिया का जो फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था तो आया था, लेकिन ये रिपीट हो सकता है क्योंकि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर है। और वैसे भी यूपी बीसीएस आरओ और जितने भी स्टेट बीसीएस के एग्ज़ाम में रिसर्च सेंटर उनका एक फेवरेट टॉपिक होता है जो पूछते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी नदी जब अपने निचले पोर्शन में आती है, जहाँ पे वो अपने साथ लाए गए छोटे छोटे कण को डिपॉजिट करती जाती है, तो उससे जो बालू के कण होते हैं जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो बनता है डेल्टा। तो हमें ये पता है कि पूरे वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट रिवर का डेल्टा है वो क्या है, वो सुंदरबन डेल्टा है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश में है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो सुंदरबन डेल्टा है उसका जो 2/3 पोर्शन होता है, यानी लगभग 66% डेल्टा जो है वो बांग्लादेश में लाई करता है। इंडिया में जो है केवल 33% ही है सुंदरबन डेल्टा का। उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग का एक क्वेश्चन है कि द गंगा इज अ हाईली पॉल्यूटेड रिवर। गंगा जो है हाईली पॉल्यूटेड रिवर है। तो सिंपल है, ये बात ट्रू है। हम देखते हैं कितनी बार पढ़ते रहते हैं कि नमामि गंगे मिशन चल रहा है और कई सारे गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया गंगा को साफ़ करने के लिए, ठीक है। और कानपुर और आगरा में हम जानते हैं कितनी सारी इंडस्ट्री से पॉल्यूशन होता है। तो असर्शन तो इसका सही है कि गंगा इज अ हाईली पॉल्यूटेड रिवर। लेकिन इसका जो रीजन क्या दिया है कि द हॉलियर द रिवर द मोर पॉल्यूटेड इट इज़। मतलब अगर कोई नदी जितना ज़्यादा पवित्र होगी वो उतनी ही ज़्यादा पॉल्यूटेड होगी। दोस्तों ये कोई वेल नोन सत्य नहीं है। कोई भी नदी, वो तो इंडिया में ऐसा कल्चर है कि हम गंगा को यमुना को माँ मानते हैं और धार्मिक कारणों से हम उसमें राख फूल और आदि चीज़ें फेंकते रहते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अगर कोई नदी पवित्र नदी है तो वो क्या होती है, पॉल्यूटेड ही होगी। जैसे अगर हम इंग्लैंड में थेम्स नदी की बात करें, वो लोग थेम्स नदी को भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और क्रिश्चियन रिलीजन में भी उसको इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप देखोगे तो वो जो थेम्स नदी है वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर है ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे रीजनिंग जो है वो गलत है, असर्शन सही है। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। उसके बाद है हमारा कि जो डेप्थ ऑफ गंगेटिक एलुवियल साइल बिलो द लैंड सरफेस वो कितना है, 600 मीटर है। दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब ये है, सिंपल है कि हमने जैसे पढ़ा था कि जब जो गोंडवाना से इंडिया का लैंड जो अलग हुआ था और नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया था, तो उधर से यूरेशियन प्लेट आता है और दोनों के बीच में आपस में टकराई होती है। तो जब ये दोनों टकराते हैं तो बीच में जो गर्त होता है, उसी गर्त को ये सारी हिमालयन नदियाँ भर रही हैं अपने द्वारा लाए गए हिमालय से जो पत्थर और इरोजन करती हैं, पत्थर के टुकड़े बालू के टुकड़े जो ले आती हैं, इन्हीं में डिपॉजिट कर देती हैं। तो एक्चुअल में हिमालय जो था वो बेस था और उसके ऊपर हिमालय की हाइट हम पढ़ते हैं कि एवरेज हाइट ऑफ हिमालय कितना है, लगभग 600 मीटर के आसपास है। तो जो हमारा गंगा यमुना का जो प्लेन है, जो हमारा यूपी बिहार का प्लेन है, ये प्लेन एक्चुअल लैंड से 600 मीटर नीचे है, क्योंकि जितना ऊपर हिमालय उठा है ऑब्वियस ही बात है उतना ही नीचे गर्त था, तभी तो उतना जो बालू है वो पाटा गया था। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ गंगेटिक एलुवियल साइल बिलो द लैंड सरफेस कितना है, 600 मीटर है, ठीक है। यही ग्रेटर हिमालय की एवरेज हाइट भी है। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे कि वही जो अभी हमने पढ़ा था कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ पे मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं। तो भागीरथी एंड अलकनंदा नदी कहाँ पे मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती है। उसके बाद रुद्रप्रयाग जो है, रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम पे है, रुद्रप्रयाग जो है वो मंदाकिनी एंड अलकनंदा रिवर के संगम पे है, ठीक है। और इसको हम याद ऐसे रख सकते हैं, रुद्र जो है शंकर भगवान के डर से जो मंदाकिनी थी वो मंद गति से फ्लो करती थी। ये हमारा एक मिथोलॉजी
इकोलॉजिकल स्टोरी भी है, तो हम इसको ऐसे भी रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो रुद्रप्रयाग जो है मंदाकिनी अलकनंदा पे है, ठीक है। उसके बाद जो बद्रीनाथ शहर है, जो हम लोग चारों धाम यात्रा, जो लोग हिंदू रिलीजन से जुड़े होते हैं, चारों धाम यात्रा करते हैं तो बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं। तो बद्रीनाथ जो है वो किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? अलकनंदा नदी के किनारे पे, ठीक है। उसके बाद अगला जो है हमारा स्टेटमेंट है कि बद्रीनाथ वाज इस्टेब्लिश एज अ मेजर पिलग्रिमेज साइट बाई आदि शंकराचार्य। हाँ, तो आदि शंकराचार्य जी ने हमें बताया कि पूरे इंडिया में 4 जो है मठ इस्टेब्लिश करे थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ वाला जो उनका मठ था वो कहाँ पे था? वो बद्रीनाथ में ही था, ठीक है। जैसे आप देखोगे जो वेस्ट में था, उन्होंने वेस्ट में द्वारका था, तो ऐसे उन्होंने 4 जो है वो अपने मठ इस्टेब्लिश करे थे, जो अद्वैत वेदांत के जो उन्होंने दर्शन प्रोपोगेट किया था। तो वो बद्रीनाथ जो था उनका वो नॉर्थ वाला सेंटर था। तो हमने देखा अभी कि बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे पे है। तो उसी तरीके से केदारनाथ जो है, केदारनाथ किस नदी के किनारे पे बसा है? केदारनाथ इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी जो रिवर है उसके साइड पे केदारनाथ है, ठीक है। उसके बाद है कि जो भागीरथी, अभी हमने देखा था कि भागीरथी रिवर यानी जो गंगा नदी की ओरिजिन वाला है, जो मेन रिवर है भागीरथी रिवर, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो भागीरथी रिवर जो है वो गोमुख से ओरिजिनेट होती है। दोस्तों, गोमुख जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर का नॉर्थ वाला पार्ट है, जहाँ से उस ग्लेशियर का पानी जो मेल्ट होकर निकलता है उस प्लेस को गोमुख कहा जाता है। तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना कि गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर आ गया तो उससे। उसके बाद गंगा नदी की एकमात्र वो कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो प्लेन से ओरिजिनेट करती है? दोस्तों, गंगा नदी की कई सारी ट्रिब्यूटरीज अभी हम आगे मैप के थ्रू भी देखेंगे, पर जो गंगा नदी की केवल एक ऐसे जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं ये जनरली माउंटेन से, किसी न किसी माउंटेन से निकलती हैं, या तो ग्लेशियर के पिघलने से या किसी लेक से, और गंगा नदी में आके मिलती है। लेकिन गंगा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है जो यूपी में है, गोमती नदी, जिस नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है। गोमती नदी का ओरिजिन जो है वो प्लेन एरिया से है, ठीक है। एक्चुअली पीलीभीत जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, तो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में एक फुलहर लेक है, तो फुलहर लेक जो है वो प्लेन एरिया में, वहाँ से गोमती नदी का ओरिजिन है। तो ये एकमात्र ट्रिब्यूटरी है। ये क्वेश्चन कई बार मल्टीपल टाइम रिपीटेड है यूपीपीसीएस एंड आरओआर में कि गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो केवल प्लेन से निकलती है, तो वो कौन सी है? हमारी गोमती नदी है। और इसका ओरिजिन भी हमें याद रखना है, ये भी आया हुआ है कि फुलहर लेक से निकलती है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यमुना नदी के बारे में, कि यमुना बिकम्स अ डेड रिवर बिटवीन दिल्ली एंड आगरा मोस्ट ऑफ द ईयर। तो यमुना जो नदी है वो दिल्ली और आगरा के बीच जो ज़्यादातर समय जो है वो डेड रिवर की तरह हो जाती है। दोस्तों, डेड रिवर का मतलब ये होता है जिसका वाटर जो है स्टैग्नेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाए। तो आप अगर किसी नदी को बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड कर दोगे, बहुत ज़्यादा कारखानों के पानी और उसमें जो भी वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, उसको अगर हम किसी नदी में रिलीज कर देंगे तो वैसे भी उसका पानी भारी हो जाता है और वो डेड रिवर हो जाता है। डेड रिवर मतलब क्या? ना तो वहाँ पे कोई इकोलॉजिकल लाइफ रहेगी और ना ही वो वाटर का फ्लो रहेगा। तो ये सिंपल सी बात है कि दिल्ली और आगरा के बीच में कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे आगरा में ही लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं, दिल्ली में कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इन सबको हम यमुना में रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण ये डेड रिवर हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे डेड रिवर का सिंपल सा मतलब है कि पॉल्यूटेड रिवर, जो कोई भी इकोलॉजिकल लाइफ सस्टेन नहीं कर पाती है। उसके बाद असर्शन ये था, बिल्कुल सही है। उसके बाद रीजन क्या दे रहा है इसका? यमुना इज अ नॉन पेरिनियल रिवर। तो ये स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है, रीजनिंग की तो इसकी बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं पेरिनियल रिवर क्या होते हैं, जिनमें बरस भर पानी होता है और इनका जो रिवर का सोर्स होता है वो ग्लेशियर भी होता है और रेनफॉल भी होता है। तो यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपूछ नामक एक जगह है यमुनोत्री ग्लेशियर में, वहाँ से। तो इसमें तो थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, तो ये तो सीजनल रिवर है ही नहीं, तो यही स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो असर्शन सही है और रीजनिंग तो गलत है। तो ए इज ट्रू एंड आर इज अ फॉल्स, ठीक है। उसके बाद है हमारा रामगंगा रिवर के बारे में। रामगंगा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? दोस्तों, रामगंगा रिवर जो है वो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। वैसे भी इसके पीछे गंगा लगा है तो ऐसे भी लिंक कर सकते हैं। और इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है? वो उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पौड़ी गढ़वाल नामक एक जगह है, वहाँ से रामगंगा रिवर ओरिजिनेट करती है। जबकि जो केन है, बेतवा है एंड चंबल है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी
ट्रिब्यूटरीज हैं ये यमुना नदी के ट्रिब्यूटरीज हैं। अभी अगले पेज पे मैंने एक बहुत अच्छा इमेज बनाया है जिसमें हर एक नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज को लेफ़्ट और राइट बैंक के साथ अच्छे से दिखाया है, तो वहाँ पे और क्लियर होगा। अभी हमें याद रखना, बस ये ध्यान रखना ये कि केन, बेतवा एंड चंबल आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना नॉट गंगा। ठीक है। उसके बाद यमुना रिवर का ओरिजिन पूछ रहा है, तो यमुना रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम बंदरपूछ, और बंदरपूछ कहाँ है? यमुनोत्री ग्लेशियर के पास में है। ठीक है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर है या बंदरपूछ है, दोनों एक ही बात है। उसके बाद है कि गंगा जो नदी है, गंगा नदी की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, यानी गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी है जो नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो दोस्तों गंगा नदी की केवल एकमात्र ऐसी नदी जो नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो होती है वो कौन सी है? वो सोन रिवर है। सोन रिवर को हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक जो प्लेटू है वहाँ से निकलती है, और अमरकंटक प्लेटू इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो है कई सारी नदियाँ निकलती हैं। आप नॉर्थ में देखोगे तो सोन रिवर निकलेगी, उसके बाद अगर हम आप वेस्ट साइड में देखें, पश्चिम साइड में देखें तो नर्मदा रिवर निकलती है, और अगर हम साउथ साइड में देखें तो महानदी रिवर का ओरिजिन है। तो यहाँ पे ये एक रेडियल पैटर्न बनाती है। रेडियल पैटर्न का मतलब ये होता है कि एक माउंटेन जो उठा हुआ है और उसके चारों साइड से कोई ना कोई नदी फ्लो हो रही है, तो ऐसे पैटर्न को रेडियल पैटर्न कहते हैं। उसके बाद है कि चंबल नदी जो है हमारी, जो कि अभी हमने देखा चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना नदी। तो चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एक है क्षिप्रा नदी, दूसरी है काली सिंध और तीसरी है पार्वती। ये तीनों ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल नदी की। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो क्षिप्रा नदी है इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्षिप्रा नदी के किनारे पे बैंक पे उज्जैन शहर बसा हुआ है, और उज्जैन शहर हम जानते हैं कि एंशिएंट टाइम से ही रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन के लिए और दूसरे कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और हमें पता है कि जब महाकुंभ भी यहाँ पे लगता है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हम उस चैप्टर में भी देखेंगे जहाँ पे हम रिवर और उसके किनारे बसे हुए शहर को देखेंगे। उसके बाद इस मैप को हम, ये मैप अगर आप देखो एक बार तो देखो इसमें एक ही मैप में सारे रिवर को कितने अच्छे से अरेंज किया था मैंने। नॉर्थ साउथ अगर अरेंजमेंट आ जाए, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मिल जाए, कौन सी किसके किस साइड में पड़ेगा, ये सब देखते हैं एक अच्छी डिटेल से। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप देखो ये देवप्रयाग में गंगा नदी है। गंगा नदी कहाँ से? अलकनंदा और भागीरथी आई, देवप्रयाग में गंगा बनी। अब गंगा अपनी ऐसे फ्लो हो रही है पूरी 25 किलोमीटर की लेंथ है। ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो वेस्ट बंगाल में फरक्का बैराज है, यहाँ से ये इधर हुगली नदी हो गई और इधर पद्मा नदी हो गई। ठीक है। अब गंगा की अगर हम सहायक नदियाँ देखें तो हम सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं। दोस्तों लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आप कैसे पहचानोगे? कोई भी नदी जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उस साइड में हम अगर अपना माउथ कर लें तो हमारे लेफ्ट में जो पड़ेगा वो उस नदी का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा, और हमारे राइट में जो पड़ेगा वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा। तो गंगा नदी के आप डायरेक्शन देख रहे होगे वो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है इंडिया में। तो ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप खड़े हो जाओ तो इसके हमारे लेफ्ट में जो पड़ेगा वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी और राइट में राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो राम गंगा रिवर इसकी फर्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राम गंगा रिवर। अभी हमने देखा था इसका ओरिजिन कहाँ पे है? पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। उसके बाद गोमती नदी इसकी दूसरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये दोस्तों आर्डर भी उसी आर्डर में है, यानी अगर हम गंगा से स्टार्ट करें तो सबसे पहले राम गंगा पड़ेगा, फिर गोमती पड़ेगा। तो ये जो इमेज है बहुत ही, ये इमेज अपने आप में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन कवर करेगा इस इमेज से ही, जो कि काफ़ी मल्टीपल टाइम रिपीटेड हैं यूपी पीसीएस में। तो रामगंगा, फिर उसके बाद है गोमती रिवर। गोमती रिवर अभी हमने देखा फुलहार लेक से निकलती है। फिर एक रिवर है शारदा रिवर, या दोस्तों इसका एक नाम और है काली रिवर। एक्चुअली शारदा रिवर और काली रिवर हम जानते हैं इंडिया नेपाल में काला पानी को लेके वाटर डिस्प्यूट हुआ था अभी 1-2 साल पहले, करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो ये उसी काला पानी जो जगह है वहीं से निकलती है। तो इसका वहाँ पे नाम जो होता है वो काली रिवर नाम होता है। इंडिया में इसको कुछ लोग शारदा नाम से जानते हैं। तो काली या शारदा रिवर जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच बॉर्डर बनाते हुए बहती है। और ये जो है काली रिवर, ये जो घाघरा नदी है जिसको सरयू नदी भी कहा जाता है, जो कि जिसके किनारे पे अयोध्या शहर बसा हुआ है, ये इसकी शारदा या काली रिवर घाघरा नदी की सहायक नदी है। और घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। तो हमने देखा रामगंगा, गोमती, घाघरा। उसके बाद आता है राप्ती नदी। राप्ती नदी दोस्तों नेपाल से निकलती है, और ये जो है गोरखपुर से होते हुए आगे गंगा में जाके मिल जाती है।
गोरखपुर से होते हुए जाती है घाघरा में, और घाघरा फिर जाके गंगा को ले आती है। तो रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, राप्ती, और उसके बाद आता है हमारा गंडक नदी। गंडक नदी भी गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फिर कोसी नदी है जो बिहार से फ्लो होती रहती है, बहुत सारी बाढ़ ले आती है, तो कोसी नदी भी यहाँ पे बिहार में मिलती है आके। उसके बाद लास्ट जो है हमारी वो महानंदा है। तो ये सारी जो हैं, ये क्वेश्चन आया एक बार कि इंडिया वो गंगा रिवर की लेफ्ट जो लास्ट में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, तो वो महानंदा रिवर। ये बिल्कुल ईस्ट बिहार में है, बंगाल से टच करता हुआ। ठीक है, तो बाकी चूँकि तीस्ता नदी भी है तो गंगा की सहायक, लेकिन वो बांग्लादेश में जाके मिक्स होती है ना, तो इसीलिए अगर इंडिया की पूछ रहा है तो महानंदा ही होगा। अब अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में हमें सबसे पता है कि यमुना जो है गंगा के पैरेलल फ्लो होती रहती है, और प्रयागराज इलाहाबाद में जाके संगम पे यमुना गंगा से मिल जाती है। उसके बाद यमुना के बाद एक टोंस नदी है जो गंगा में जाके मिलती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। उसके बाद अभी हमने देखा सोन नदी जो है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से यूपी में होते हुए बिहार में जाके मिलती है गंगा नदी से। ठीक है, उसके बाद अब यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं वो भी यहाँ पे देख लो। एक तो जैसे केन है, बेतवा है, सिंध है एंड चंबल है। इनका यही आर्डर याद रखना, बहुत ही बार क्वेश्चन रिपीट होता है। केन, बेतवा, सिंध एंड चंबल, ये इनको अगर हम ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करें तो यही आएगा। तो इसमें जो चंबल नदी है उसकी अभी हमने 3 सहायक नदियां देखा था। एक तो काली सिंध देखा था, पार्वती नदी देखा था, काली सिंध पार्वती नदी देखा था, और एक बनास नदी भी है, ये राजस्थान से होते हुए आती है, चंबल में मिलती है। तो ये बनास नदी इंडिपेंडेंटली पूछी गई थी कि किसकी सहायक नदी है, तो बनास नदी, उसमें ऑप्शन जो है वो चंबल नदी दिया था, तो चंबल नदी है। अगर चंबल नहीं दिया है तो यमुना, क्यों? क्योंकि बनास चंबल में जाती है, चंबल यमुना में जाती है, और भी यमुना गंगा में जाती है। तो इस इमेज से आप देख पा रहे होगे कि कितनी सारी क्लियरिटी हो गई, हर रिवर कहाँ पे है, कहाँ पे आके मिल रही है। उसके बाद सोन नदी की जो ट्रिब्यूटरी एक नॉर्थ कोयल नदी है जो इसकी सहायक नदी है। उसके बाद हुगली नदी, अभी हमने देखा कि फरक्का में गंगा को, वेस्ट बंगाल में गंगा को हुगली नदी से जानते हैं, और हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जमशेदपुर जो छोटा नागपुर प्लेटू वहाँ से फ्लो होती है, और यहाँ मिनरल एक्सप्लोरेशन के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, इस कारण दामोदर को सारो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। हालांकि जब से वहाँ पे रिवर वैली प्रोजेक्ट बने हैं और वहाँ पे एक जो डैम बना है उसके बाद से वाटर की क्लीनिंग हो गई है, तो अब उतना ज़्यादा वहाँ पे फ्लड वगैरह नहीं आता है, लेकिन अभी भी पॉल्यूशन तो होता है। तो दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है, और इम्पॉर्टेंट इसमें है इसकी दामोदर की एक सहायक नदी है बराकर नदी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, बराकर नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, दामोदर की सहायक नदी है। बराकर दामोदर की, दामोदर हुगली की, तो ये इनका एक करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आ गया कि जो हमारी ये जो डिफरेंट टाइप के रिवर सिस्टम है, इन रिवर सिस्टम में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वाटर डिवाइड थोड़ा सा समझ लेते हैं। वाटर डिवाइड होता क्या है, जैसे दोस्तों एक नदी जो है जब कभी फ्लो करती है तो वो अपने साथ एक नदी का तंत्र लेके चलती है, मतलब एक नदी होगी उसकी कई सारी सहायक नदियाँ होंगी। उसके बाद आप देखोगे एक दूसरी नदी होगी, उसकी अपनी वो एक मेन नदी होगी और उसकी एक सहायक नदियाँ होंगी। तो इन दोनों नदियों के बीच में जो थोड़ा सा हिल एरिया होता है जो दोनों रिवर सिस्टम को डिवाइड करता है, यानी उनकी वाटर कैचमेंट एरिया को डिवाइड करता है, उसको वाटर डिवाइड कहते हैं। तो अगर जो यमुना नदी है और जो सोन नदी है, ऊपर हमने देखा था अभी, ये यमुना नदी है और ये सोन नदी है, तो इनके बीच ये वाला जो वाटर डिवाइड है ये कौन बनाता है, ये कैमूर रेंज बनाता है। दोस्तों कैमूर रेंज जो है वो विंध्याचल, हमने देखा था इनिशियल क्लास में कि कैमूर हिल रेंज जो है, कैमूर हिल रेंज इज पार्ट ऑफ विंध्याचल, तो विंध्या का ही पार्ट है, और ये वाटर डिवाइड है यमुना एंड सोन के बीच में। उसके बाद है कि मोरीबंद डेल्टा, मोरीबंद डेल्टा किसका पार्ट है, तो ये बंगाल के जो सुंदरबन डेल्टा है उसी का पार्ट है, वेस्ट बंगाल में है ये एरिया। ठीक है, तो मोरीबंद डेल्टा ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। मोरीबंद डेल्टा किस में है, वही सुंदरबन डेल्टा का ही मतलब सुंदरबन डेल्टा के पास ही में है। उसके बाद है कि जो गंगा बेसिन है, तो जो नॉर्थ कोयल नदी है और जो बराकर नदी है ये किसका पार्ट है, ये गंगा बेसिन का पार्ट है। बिल्कुल है, अभी हमने देखा कि
जो बराकर नदी है वो दामोदर नदी की सहायक नदी है और दामोदर किसकी है, हुगली यानी गंगा की है। तो हो गया इसका पार्ट। उसके बाद नॉर्थ कोयल भी अभी हमने देखा झारखंड में है। ये नॉर्थ कोयल जो है ये भी क्या है, ये पार्ट किसका, ये सोन नदी की सहायक नदी है और सोन नदी फाइनली गंगा में मिलती है। तो ये दोनों नदियाँ गंगा बेसिन का पार्ट हैं। जबकि जो शंख एंड साउथ कोयल है वो किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं या वो किस बेसिन का पार्ट है, वो ब्राह्मणी रिवर के पास है। दोस्तों ब्राह्मणी रिवर उड़ीसा में फ्लो होती है, ब्राह्मणी और बैतरणी दोनों साथ में फ्लो होती हैं। ये आगे इमेज में भी आएगा। तो शंख एंड साउथ कोयल इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, जबकि नॉर्थ कोयल किसका पार्ट है, गंगा बेसिन का पार्ट है और सोन रिवर का ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद है कि अगर हम वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करें यानी पश्चिम टू पूर्व अरेंज करें तो यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी। अब अगर आपको वही वाला मैप तैयार है तो आप कोई भी क्वेश्चन इसमें आंसर कर दोगे। अभी हमने देखा था कि केन था, बेतवा था, सिंध था और चंबल था। तो इनका ऑर्डर क्या चलेगा, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, CS के टाइप का, ठीक है, CSB के टाइप का। उसके बाद बेतवा रिवर जो है उसका ओरिजिन क्या है दोस्तों, बेतवा रिवर जो है वो जो है विंध्या हिल से निकलती है। विंध्या हिल है, विंध्याचल हिल वहाँ से निकलती है, विंध्या हिल। उसके बाद है कि जो चंबल रिवर है, ये चंबल रिवर जो वैली है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। तो हम एक क्वेश्चन हमें पता होगा कि जो चंबल वाला एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे रिवराइन लैंड है। रिवराइन लैंड का मतलब ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बैड लैंड टोपोग्राफी बोला जाता है उसको। मतलब एक ऐसी ज़मीन जो बिल्कुल अनउपजाऊ है, बंजर है और बड़े बड़े वहाँ पे छोटे छोटे मिट्टी के टीले हैं, वहाँ पे कोई खेती नहीं हो सकती। तो ये जो चंबल रिवर है ये वहीं से फ्लो होती है। तो चंबल रिवर जो है, चंबल रिवर द्वारा ही क्रिएट किया हुआ ये क्या है, एक क्षेत्र है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीप रिवराइन बोलते हैं। आप जो बुंदेलखंड वाला एरिया देखते हो जो MP में है और फिर थोड़ा सा इधर अपना झांसी और ललितपुर साइड का है, तो वहाँ पे ये डीप रिवराइंस है चंबल रिवर के द्वारा बनाई गई है। और ये बहुत बिल्कुल ही मतलब कि अनउपजाऊ भूमि होती है जिस पे कोई खेती नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा था, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये पीछे 2021 में शायद आया था या 22 में आया था। लेकिन इसमें ये जो क्वेश्चन है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का, लेकिन घटना चक्र में इसमें इंक्लूड हो गया था। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है कि इंडोनेशिया जो है किसके साथ जो है लैंड बाउंड्री शेयर, किसके साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है और किसके साथ नहीं करता है। तो उसमें ऑप्शन में दिया था मलेशिया दिया था, तैमूर लेत्से दिया था और पापुआ न्यू गिनी दिया था, ठीक है, और एक ब्रुनेई दिया था। तो इन चारों देशों में अगर आप इंडोनेशिया को मैप वाइज देखोगे तो मलेशिया से भी बॉर्डर शेयर करता है, तैमूर लेस्ते से भी बॉर्डर शेयर करता है और पापुआ न्यू गिनी से तो करता ही करता है। लेकिन ये ब्रुनेई से लैंड शेयर नहीं करता। उसको देखो, अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आप इमेज देख पा रहे हो, मैं छोटा सा इमेज बनाया हूँ, ये है हमारा बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड जो है, जो सुमात्रा जावा आइलैंड है उसकी राइट साइड में पड़ता है। तो बोर्नियो आइलैंड पे 3 देश हैं। सबसे अगर आप साउथ में देखोगे तो इंडोनेशिया है, उसके ऊपर मलेशिया है और उसके मलेशिया से छोटा सा पोर्शन में ब्रुनेई है। तो आप देख रहे होगे कि ब्रुनेई और इंडोनेशिया के बीच में मलेशिया है, तो इसीलिए ब्रुनेई के साथ जो इंडोनेशिया है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता, बाकी तीनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। मलेशिया के साथ तो बोर्नियो आइलैंड पे ही शेयर करता है, तैमूर लेस्ते के साथ तैमूर आइलैंड पे शेयर करता है और पापुआ न्यू गिनी का जो ईस्ट पार्ट है वो पापुआ न्यू गिनी है और वेस्ट पार्ट जो है पापुआ न्यू गिनी आइलैंड का वो इंडोनेशिया के पास है। उसके बाद कुछ रिवर दिया है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी नदियाँ केवल उत्तर प्रदेश में फ्लो होती हैं, और ये कम से कम 2-3 बार आया है दोस्तों। यहाँ पे जो मैं सर्कल बनाया रहा था उसके बाद वो यानी वो क्वेश्चन घटना चक्र का मतलब प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो ये सोन रिवर दिया है, हिंडन रिवर दिया है, गंडक रिवर दिया है एंड शारदा रिवर दिया है। इसमें वैसे पूछ रहा है कि कौन सी रिवर जो उत्तर प्रदेश से फ्लो नहीं होती। तो अभी हमने देखा सोन रिवर जो है वो गंगा की सहायक नदी है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, उसका नाम ही इसलिए सोनभद्र है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करते हुए बहती है। तो सोन रिवर तो यूपी में है। उसके बाद हमारा हिंडन रिवर। हिंडन रिवर अगर आप ऊपर देखोगे तो हिंडन जो है वो यमुना की सहायक नदी है और ये सहारनपुर में है, उत्तर प्रदेश जो नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश है वहाँ पे पड़ता है। गंडक रिवर अभी हमने देखा कि गंडक रिवर जो है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से फ्लो होती है और गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। जबकि
सॉरी गंडक कह रहा हूँ मैं, गंडक तो बिहार से थी। शारदा जो नदी है, शारदा या काली नदी जो है, ये हमने देखा था अभी कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होती है, जिसको काली नदी भी कहते हैं। तो इन चारों नदियों में जो गंडक नदी है वो क्या करती है, उत्तर प्रदेश से फ़्लो नहीं होती, बाकी की तीनों नदियाँ उत्तर प्रदेश से फ़्लो करती हैं। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन भी था, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने मैप नहीं देखा, चूँकि ये जो हमारी ये शारदा नदी है उत्तर प्रदेश में बहुत कम क्षेत्र में फ़्लो होती है। तो अगर हमें पहले से पता नहीं है तो मे बी ये क्वेश्चन हम लोग गलत भी कर सकते हैं। उसके बाद है कि कुछ रिवर दिया है और पूछ रहा है कि इसमें से गंगा रिवर बेसिन का पार्ट कौन नहीं है। एक तो पुनपुन रिवर दिया है, दूसरा अजोय रिवर दिया है, तीसरा जलांगी रिवर दिया है और चौथा जोंक रिवर दिया है। तो जो पुनपुन नदी है, पुनपुन नदी झारखंड और बिहार में फ़्लो होती है और गंगा की सहायक नदी है, छोटी सी। ये चारों नदियाँ छोटी नदियाँ हैं बिल्कुल। अजोय नदी जो है, अजोय नदी जो है ये हुगली की ट्रिब्यूटरी है, और हुगली हमें पता ही है कि वो गंगा का ही पार्ट है। तो और ये फ्लो कहाँ होती है, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में। उसके बाद जलांगी नदी कहाँ पे फ्लो होती है, जलांगी नदी वेस्ट बंगाल में फ्लो होती है, ये भी गंगा की सहायक नदी है। लेकिन जो जोंक नदी है, जोंक नदी जो है वो गंगा नदी का पार्ट नहीं है। क्योंकि जोंक नदी एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी नदी है महानदी की। तो पुनपुन, अजोय, जलांगी एंड जोंक, इन चारों में जोंक नदी जो है वो गंगा रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो गंगा रिवर सिस्टम होता है वो बहुत ही हॉलिस्टिक तरीके से कवर हो गया है। अब हम अपने हमारा जो नेक्स्ट रिवर सिस्टम है, यानी जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना। दोस्तों तो अब हम देखते हैं जो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हमने देख लिया। अब उसके बाद अब हम आते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम या ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। तो उससे पहले आप ये देखो पहले कि एक जो यहाँ पे इमेज मैंने बनाया है ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी जो भी सहायक नदियाँ हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इनको देखो कितने सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में अरेंज किया है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो दोस्तों, नदियों से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो ओरिजिन पूछ सकता है, दूसरा उनकी जो ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछ सकता है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है या कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तीसरा ये होता है उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनको लेफ़्ट टू राइट अरेंज करने को आता है। और उसके बाद एक क्वेश्चन और आ सकता है कि किसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है या उस पर कौन सा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यानी डैम कौन सा बना हुआ है। तो यही इतने क्वेश्चन होते हैं रिवर सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अगर आप यहाँ से देखो, मैप वाइज हम देखते हैं एक बार, तो 2-3 फैक्ट ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी एक्चुअल लेंथ जो गंगा नदी से तो बहुत बड़ी है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि उसके आधे से ज़्यादा जो पोर्शन होता है लगभग वो तिब्बत में फ़्लो करता है। तो इसीलिए इंडिया, और उसके बाद आप देखोगे यहाँ बांग्लादेश में भी कुछ पोर्शन फ़्लो करता है, तो इंडिया में इसका बहुत ही कम पोर्शन फ़्लो करता है। तो इसीलिए इंडिया की लॉन्गेस्ट नदी नहीं होती, ये बहुत मतलब लास्ट में आती है लेंथ वाइज अगर आप देखो इसको। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर लेक है, वहाँ उसी के आसपास से निकलती है, और उसके बाद ये पूर्व डायरेक्शन में फ़्लो करते हुए हिमालय के पैरेलल फ़्लो करते करते ये क्या करती है, जो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ जो माउंटेन पीक है उसके पास ये बिल्कुल यू टर्न लेती है। और ये जिसका जो यू टर्न है वो हिमालय के स्ट्रक्चर के कारण है, हिमालय का उसी टाइप से शेप है, तो उसी टाइप से ये भी यू टर्न लेती है और इंटर करती है इंडिया में। तो जैसे ही तिब्बत में इस नदी को सांगपो नदी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सांगपो नदी बोलते हैं। अभी आगे आएगा ये क्वेश्चन। तिब्बत में इसको सांगपो नदी बोलते हैं, लेकिन जैसे ये इंडिया में इंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग। यहाँ पे ये याद रखना, इस नदी के कई सारे नाम हैं तो कई बार कन्फ्यूजन होता है। एच यहाँ से हाईलाइट करना, एच ब्रह्मपुत्र में भी एच है तो इससे ऐसे हाईलाइट करना कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं। उसके बाद जब ये नदी असम में प्लेन में इंटर करती है तब इसका एक्चुअल नाम ब्रह्मपुत्र नदी आता है। उससे पहले ये कई सारे, उसके बाद अभी आप आगे देखोगे कि बांग्लादेश में इसका अलग नाम है, मेघना नाम है। ठीक है, तो इसके कई सारे नाम हैं। तो दिहांग नदी आई यानी ब्रह्मपुत्र नदी आई। उसके बाद इसके लेफ्ट बैंक, इसके बाद इसकी जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले आती है दिबांग नदी, दिबांग, बी फॉर बॉम्बे, दिबांग नदी। फिर आती है लोहित नदी, लोहित के बाद आती है बूढ़ी दिहांग, उसके बाद आती है धनसरी नदी, उसके बाद आती है कोपली नदी या कोपिला नदी। तो ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसरी, कोपिला। ये जिस ऑर्डर में बने हैं इसको ऑर्डर हमें याद रखना है। ये क्वेश्चन आता है लेफ्ट टू राइट अरेंज करने का।
उसके बाद जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है? इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एक तो सुबनसिरी है, उसके बाद कामेंग नदी है, फिर मानस नदी है और फिर तीस्ता नदी है। ये इसकी सब क्या हैं? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि द रीजन फॉर यू टर्न मेक्स बाय द ब्रह्मपुत्र इन अरुणाचल प्रदेश, उसका क्या कारण है कि जो आप देखोगे ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे फ्लो कर रही थी, फिर यहाँ पे जाके बिल्कुल यू टर्न ले लिया था। ये वाला यू टर्न क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हिमालय का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो इसी टाइप का है। हिमालय भी आप देखोगे, हिमालय जैसे कश्मीर, ये कश्मीर से ऐसे ऐसे फ्लो करता है और जब अरुणाचल प्रदेश में आके ऐसे बिल्कुल सिंटैक्सिकल बैंड लेता है। तो इसका जो कारण है वो सिंटैक्सिकल बेंडिंग ऑफ हिमालय है। यही जो है इसका भी कारण है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो बिल्कुल यू टर्न लेती है। यहाँ पे आप देखो, इमेज से देख सकते हो, सिंटैक्सिकल बेंड का मतलब यही होता है। तो सिंटैक्सिकल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल हिमालय इज द रीजन है फॉर द यू टर्न बेंडिंग ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। उसके बाद क्या है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? सांगपो नदी से जानते हैं, यारलुंग नाम से जानते हैं या जांगबो नाम से जानते हैं। ये 3 नाम है, ज़्यादातर इसमें सांगपो नदी का नाम चलता है। और इसका ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन जो है वो मानसरोवर लेक के पास जो अंगसी ग्लेशियर है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का क्या होता है? ओरिजिन होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का एग्जैक्ट ओरिजिन जो है वो अंगसी ग्लेशियर है और नियर कहाँ पे है? ये मानसरोवर लेक है। ठीक है, इन तिब्बत। और मानसरोवर लेक के आसपास ही और कई सारी नदियों का ओरिजिन है। जैसे आप देखोगे इंडस नदी का भी है और सतलुज नदी का भी है। तो मानसरोवर लेक के आसपास किन किन नदियों का सोर्स है? ब्रह्मपुत्र नदी का, सतलज रिवर का और इंडस रिवर का। इन 3 नदियों का सोर्स मानसरोवर लेक में। एक्चुअली देखो, ये मानसरोवर लेक है, इधर से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, इधर चली जाती है इंडस नदी, इधर आती है सतलुज नदी। तो कुछ इस टाइप से होता है। उसके बाद रिवर्स फ्लोइंग थ्रू अरुणाचल प्रदेश, कौन सी नदी? अभी हमने देखा था इसी कौन सी सहायक नदियाँ हैं जो अरुणाचल प्रदेश में, एक तो लोहित है और दूसरी सुबनसिरी है। लोहित जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और सुबनसिरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। उसके बाद ये आ गया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बराक रिवर जो है वो किन राज्यों से होकर फ्लो करती है? तो दोस्तों, बराक रिवर जो है वो फ्लो होती है मणिपुर से, मिजोरम से, आसाम से। तो निकलती कुछ ऐसे है। ये है हमारा मणिपुर, तो मणिपुर के बिल्कुल नॉर्थ में फ्लो होती है और नॉर्थ में इसके आसाम से फ्लो होते हुए फिर मिजोरम में फ्लो होती है और उसके बाद आके ये कहाँ पे मिल जाती है? फाइनल इसका डेस्टिनेशन ब्रह्मपुत्र नदी ही होता है। ठीक है, बांग्लादेश में। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जो कैचमेंट एरिया किन किन देशों में है? तो अभी हमने देखा तिब्बत में है, इंडिया में है और बांग्लादेश में है। रिवर्स हैविंग ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ बिगनिंग, वे कौन सी नदियाँ हैं जिनके बिगनिंग पॉइंट सेम है? अभी हमने देखा इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ऑप्शन में ये दोनों नदियाँ दिया था, अगर सतलुज भी दिया होता तो सतलुज भी होता। तो इंडस एंड ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन जो है मानसरोवर लेक के पास में। ये मैंने इमेज बनाया है। उसके बाद एक एसेशन एंड रीजनिंग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि तीस्ता रिवर वाज अर्लियर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इट इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको अजीब से लगेगा कि तीस्ता नदी गंगा नदी की सहायक नदी कैसी, मतलब कि पहले गंगा नदी की सहायक कैसी थी? तो एक्चुअली क्या है कि गंगा की जो नदियां हैं वो यूथफुल स्टेज में है अभी, उनके पास ढेर सारी काइनेटिक एनर्जी होती है, पहाड़ों को काटती चीरती चलती हैं। तो उनकी इन नदियों का सोर्स भी लगातार बदलता रहता है। और वैसे भी हम देखते हैं कि हिमालयन एरिया जो है भूकंप प्रोन एरिया है, तो भूकंप आते हैं तो भी नदियों के मार्ग बदल जाते हैं। तो तीस्ता नदी आज जो हम देखते हैं वेस्ट सिक्किम और वेस्ट बंगाल से फ्लो होती हुई ब्रह्मपुत्र में मिलती है, वो पहले हिमालय नदी की सहायक नदियाँ थी। आप बिलीव नहीं करोगे, आप एंसेंट हिस्ट्री में एक नदी पढ़ते होगे, सरस्वती नदी। तो जो सरस्वती, तो मैं कह रहा था कि आप बिलीव नहीं करोगे जी कि जो एक नदी के बारे में आप सुनते हो कि सरस्वती नदी, अभी ये नदी लुप्त हो चुकी है। लेकिन ये नदी सरस्वती नदी जो थी पहले गंगा, आप जानते हो गंगा यमुना सरस्वती का संगम बोला जाता है प्रयागराज, तो सरस्वती नदी पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी थी। लेकिन हिमालय में भूकंप आया, उसके बाद इन नदियों का जो कोर्स परिवर्तन का जो पैटर्न चलता है उसके कारण ऐसा माना जाता है कि जो
सरस्वती नदी है वो सतलुज नदी में जाके मिल गई है, मतलब उसी में जाके मर्ज हो गई है। पर अभी आप अगर ऐसे समझो तो बिलीव नहीं करोगे, लेकिन यही एक्चुअल में ट्रूथ है। तो और इसका रीज़न यही है कि हिमालयन जो नदियाँ हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो मतलब कि पहाड़ों से गुजरते हुए उनको काटते हुए नए नए मार्ग बनाती रहती हैं। प्लस हिमालय में बारिश ढेर सारा होती है, तो बारिश होने के कारण भी नदियों में उफान आता है, तो किसी दूसरा रास्ता पकड़ लेती है। या फिर कोई भूकंप आ गया तो भूकंप से नदियों का रास्ता तो बदल ही जाता है, क्योंकि प्लेट का पैटर्न बदल जाता है, खाल मतलब कि अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, असर्शन है, बिल्कुल सही है। ये 2022 यूपी पीसीएस फिल्म्स का क्वेश्चन है कि तीस्ता रिवर वाज अर्लियर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बट नाउ इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल सही है। रीजन क्या दे रहा है कि रिवर कैप्चरिंग इज अ मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रिवर। अभी मैंने बताया कि सरस्वती रिवर ने सतलुज रिवर का मार्ग कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो ऐसे कई सारी नदियों ने एक दूसरे का मार्ग को कैप्चर कर लिया या अपना मार्ग बदल दिया। तो ये हिमालयन रिवर की रिवर कैप्चरिंग एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। और इसका रीज़न ये है क्योंकि ये यूथफुल रिवर है, तो हेडविंड इरोजन करती हैं। हेडविंड इरोजन मतलब क्या, इनके मार्ग में कोई भी माउंटेन या कोई भी पत्थर आएगा, धीरे धीरे उनको काटते काटते वहाँ से अपना रास्ता बना लेती हैं। तो बोथ आर ट्रू, असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ ये हमारे थे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब यहाँ से हमारा जो एक टॉपिक बच रहा है वो है साउदर्न रिवर सिस्टम के बारे में, और उसके बाद इंडिया के कई सारे छोटे रिवर सिस्टम के बारे में। तो आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं, क्योंकि फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी। और चूँकि साउथ इंडियन रिवर्स के बारे में जो लेक्चर होगा वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट लेक्चर चाहिए होता है, क्योंकि इसमें पेनिनसुलर रिवर की हर एक रिवर की बात करेंगे, और वहाँ पे कई सारी छोटी और बड़ी नदियाँ हैं। तो आज की वीडियो यहीं रखते हैं। अगर आपको इन वीडियो से कोई भी लाभ हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि बोला जाता है शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अगर आपका कोई भी फीडबैक या सजेशन है तो आप कमेंट में दे सकते हैं, या फिर अगर किसी भी नए मुद्दे पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।